न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है। विलियम ग्लैडस्टोन का ये कथन आज भी उतना ही सच लगता है, शायद पहले से कहीं ज्यादा। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय शासन और न्याय व्यवस्था की एक ऐसी धुरी पर बात करने जा रहे हैं जहां से आने वाले कल की दिशा तय हो सकती है। 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई का पदभार ग्रहण करेंगे। और हमारी इस चर्चा का आधार है इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बहुत ही इंसाइटफुल लेख जो उनके सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों का एक खाका खींचता है। हमारा मकसद सिर्फ इन पॉइंट्स को दोहराना नहीं है, बल्कि इनके बीच के कनेक्शन को समझना है। ये चर्चा उन सभी के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय राज व्यवस्था को गहराई से समझना चाहते हैं, और हर उस नागरिक के लिए भी जो ये जानना चाहता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत का भविष्य उसकी अपनी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। जब मैंने इस लेख को पढ़ना शुरू किया तो पहली बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था कार्यकाल की अवधि, सिर्फ 15 महीने। तो सवाल उठता है कि इतने कम समय में क्या वाकई कोई बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? और शायद यहीं से पहली और सबसे बुनियादी चुनौती शुरू होती है, जजों की नियुक्ति। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 15 महीने का कार्यकाल सुनने में कम लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा समय है जब नए सीजेआई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व करेंगे। अच्छा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति होनी है। अब ये सिर्फ 6 खाली कुर्सियां भरने की बात नहीं है। ये एक तरह से आने वाले दशक के लिए न्यायपालिका की वैचारिक दिशा तय करने का मौका है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है ना? बिल्कुल, देश भर के हाईकोर्ट्स में 300 से ज्यादा पद खाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। और यहीं पर वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता वाला सवाल सबसे पहले उठता है। सही कहा ना, कि क्या नियुक्तियां पूरी तरह से मेरिट पर हो रही हैं या उनमें किसी तरह का बाहरी दखल है? ये बहस तो हमेशा ही चलती रहती है। बिल्कुल, नियुक्ति प्रक्रिया में ना 2 चीजों का संतुलन साधना होता है। एक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब वो बिना किसी बाहरी दबाव के काम कर सके। हाँ। और दूसरा, न्यायाधीशों की अपनी काबिलियत और ईमानदारी। कॉलेजियम सिस्टम पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं और सरकार के साथ भी कभी-कभी मतभेद सामने आते हैं। तो नए सीजीआई के लिए इस संतुलन को साधना और प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाना एक बड़ी चुनौती होगी। इसी नियुक्ति के मुद्दे से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर लेख जोर देता है, विविधता, खासकर महिला जजों की संख्या बढ़ाने की बात। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बदलने में बहुत वक्त लग रहा है। हाँ, और विविधता सिर्फ एक सांकेतिक चीज नहीं है, इसका न्याय देने की प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ता है। कैसे? देखिए, जब न्यायपीठ समाज की विविधता को दिखाती है तो उसके फैसलों में एक व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य शामिल होता है। मान लीजिए कोई मामला महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है, तो एक महिला जज का जो अनुभव है, जो दृष्टिकोण है, वो उस केस को एक नई गहराई दे सकता है। बिल्कुल, ये न्याय को ज्यादा संवेदनशील और समग्र बनाता है। तो ये सिर्फ पद भरने का मामला नहीं है, बल्कि न्याय के चरित्र को ज्यादा इंक्लूसिव बनाने का अवसर है। तो जजों की कमी और नियुक्ति की प्रक्रिया एक तरफ, लेकिन जो जज पहले से हैं उनके सामने जो चुनौती है उसका क्या? मैं बात कर रही हूँ मुकदमों के उस पहाड़ की जिसके नीचे आम आदमी दबा हुआ महसूस करता है। लेख में जो आंकड़े हैं वो वाकई डराने वाले हैं। करीब 5.3 करोड़ मामले लंबित हैं। हाँ, 5.3 करोड़। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये करोड़ों उम्मीदें हैं जो फाइलों में बंद हैं। बिल्कुल। और खुद न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस मैसिव बैकलॉग को समय पर न्याय की संवैधानिक गारंटी के लिए सीधा खतरा बताया है। उनकी एक बात मुझे बहुत असरदार लगी। क्या? उन्होंने कहा था, जब न्याय बहुत देर से मिलता है तो सबसे मजबूत कानूनी सहायता ढांचा भी अपना अर्थ खो देता है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा एक गहरा संकट है। लेकिन क्या ये सब बातें हम दशकों से नहीं सुन रहे? जजों की भर्ती करो, स्थगन कम करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, ये सब तो ठीक है, पर असल में ये होता क्यों नहीं है? क्या समस्या की जड़ कहीं और है? बिल्कुल सही है, आप एक बहुत ही जरूरी सवाल उठा रही हैं। लेख एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की बात करता है जिसमें ये सब शामिल है, लेकिन वो एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य पर भी रोशनी डालता है। अच्छा। लंबित मामलों में से लगभग 50% में सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, एक पक्ष है। 50%? हाँ, इसका मतलब है कि सरकार खुद सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सिस्टम के एक बुनियादी विरोधाभास की ओर इशारा करता है। मतलब जो संस्था कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार है, वही अदालतों पर सबसे ज्यादा बोझ डाल रही है। एकदम सही।
ये एक तरह से सिस्टम पर ही बोझ डालने जैसा है और फिर उसी बोझ की शिकायत करने जैसा भी। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसका मतलब समाधान के लिए सिर्फ न्यायपालिका की तरफ नहीं देखा जा सकता, कार्यपालिका को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हाँ, तो हमने जजों की नियुक्ति और मामलों के अंबार की बात की जो सिस्टम के अंदर की समस्या हैं, लेकिन लेख एक कदम और आगे जाकर एक ऐसे समाधान की बात करता है जो सिस्टम में एंट्री करने वालों की क्वालिटी को ही बदल सकता है। वकीलों के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी। हाँ, और ये एक बहुत ही दूरदर्शी विचार है। सोचिए, भारत में लगभग 18 लाख वकील हैं। 18 लाख? और हर साल करीब 1 लाख नए वकील इस पेशे में आ रहे हैं। ये न्याय प्रणाली के आप कह सकते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। सही बात है। अगर उनकी ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जाए तो केस की गुणवत्ता अपने आप सुधर जाएगी। ये अकादमी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अलग होगी, जिसका काम रेगुलेशन का है। इस अकादमी का फोकस पूरी तरह से ट्रेनिंग पर होगा। मतलब जैसे जजों के लिए भोपाल में नेशनल जुडिशियल अकेडमी है, वैसा ही कुछ वकीलों के लिए। सुनने में तो ये बहुत तार्किक और अच्छा लगता है। विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगी। हो सकता है बार काउंसिल इसे अपनी स्वायत्ता में दखल के तौर पर देखे। हमें सोचना होगा कि इसे लागू कैसे किया जाए ताकि ये एक और सरकारी संस्था बनकर ना रह जाए। अभी होता ये है कि बड़ी लॉ फॉर्मों में तो अपने शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। हाँ, उनके पास तो रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन जो लाखों वकील छोटे शहरों और कस्बों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मौके नहीं मिलते। ये एकेडमी उस खाई को पाट सकती है। तो अगर वकील बेहतर तरीके से प्रशिक्षित हों, तो शायद वो मुकदमों को अदालत तक ले जाने के बजाय दूसरे तरीकों से सुलझाने के लिए भी ज्यादा तैयार होंगे। शायद यहीं से अगला मुद्दा जुड़ता है, न्यायिक सुधार और खास तौर पर मध्यस्थता यानी मीडिएशन। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत मध्यस्थता के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। उनका एक कथन है जो इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से समझाता है। बताइए। उन्होंने कहा, अदालतें फैसला करती हैं, मध्यस्थ उपचार करते हैं। वे आगे कहते हैं कि मध्यस्थ जीत पर समझ को, विजय पर बातचीत को और नुकसान पर उपचार को चुनते हैं। ये तो पारंपरिक न्याय प्रणाली से, मतलब उस एडवर्सेरियल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल। वो जो पक्ष विपक्ष की लड़ाई होती है, उससे एकदम अलग दृष्टिकोण है ये। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे, एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? जरूर। इसे ऐसे सोचिए कि अदालत एक ऑपरेशन थिएटर की तरह है। अच्छा। जहां एक पक्ष सही और दूसरा गलत साबित होता है और रिश्ते को अक्सर काटकर अलग कर दिया जाता है, खासकर पारिवारिक या व्यापारिक मामलों में। वहीं मध्यस्थता एक फिजियोथेरेपी की तरह है, जहां एक न्यूट्रल मध्यस्थ दोनों पक्षों को साथ काम करके टूटे हुए रिश्ते को धीरे धीरे ठीक करने और एक आपसी सहमति से समाधान निकालने का मौका देता है। तो इसमें कोई हारता जीतता नहीं है? नहीं, बल्कि दोनों पक्ष कुछ पाकर निकलते हैं। और 2023 का मध्यस्थता अधिनियम अब इस प्राचीन ज्ञान को कानूनी ढांचा भी देता है। ये तो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। लेकिन क्या वकील इसके लिए तैयार होंगे, जिनकी कमाई अक्सर मुकदमों के लंबा खिंचने से जुड़ी होती है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए बार के सदस्यों यानी वकीलों के बीच एक व्यापक सहमति बनानी होगी। उन्हें यह समझाना होगा कि मध्यस्थता उनके पेशे के लिए खतरा नहीं, बल्कि एक नया अवसर है। ये मुश्किल होगा। मुश्किल है, पर अगर इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो ये लंबित मामलों की समस्या से निपटने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ये सारे मुद्दे, चाहे वो नियुक्ति हो, मामलों का अंबार हो या सुधार की कोशिशें, आखिरकार एक ही बड़े सवाल पर आकर टिक जाते हैं: कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हाँ, लेख में आपातकाल के दौरान के एडीएम जबलपुर मामले का जिक्र है, जो एक कठोर चेतावनी की तरह है। हाँ, एडीएम जबलपुर मामला, जिसे हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं, वो न्यायपालिका के इतिहास पर एक धब्बे की तरह है। उसमें हुआ क्या था? उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपातकाल के दौरान जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है। ये एक कठोर अनुस्मारक है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस कितने जरूरी हैं। और ये स्वतंत्रता कितनी नाजुक हो सकती है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि संविधान की रक्षा के लिए सतर्कता ही एकमात्र कीमत है। नए सीजेआई के लिए ये एक सतत चुनौती होगी, कार्यपालिका की शक्तियों पर संवैधानिक जांच बनाए रखना। लेकिन संविधान ने तो खुद सुप्रीम कोर्ट को एक असाधारण शक्ति दी है, अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति। ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे अनोखी और शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। ये कहती है कि अगर किसी मामले में मौजूदा कानून या प्रक्रिया से पूरा न्याय नहीं हो पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उन सीमाओं से आगे जाकर
कोई भी ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए जरूरी हो। कोई उदाहरण है इसका? इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद भोपाल गैस त्रासदी का मामला है। जब मुआवजे के कानून पीड़ितों को पूरी राहत नहीं दे पा रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके यूनियन कार्बाइड से एक बड़ा समझौता करवाया था। अच्छा। जो उस समय के कानूनों से कहीं ज्यादा था। तो ये सिर्फ कानून की किताब देखने से कहीं आगे जाकर असल में न्याय देने की एक कोशिश थी। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक दो-धारी तलवार है। जब इसका इस्तेमाल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए होता है तो ये वरदान है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन भी कर सकता है। इसलिए इसका उपयोग अत्यंत संयम और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, और यही नए सीजीआई के कार्यकाल की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इन सभी चुनौतियों के बीच संतुलन साधते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखना। तो आज के इस विश्लेषण का निचोड़ ये है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत का 15 महीने का कार्यकाल चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन ये भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हो सकता है। हाँ, जजों की नियुक्ति और विविधता से लेकर करोड़ों लंबित मामलों के बोझ तक, और वकीलों की ट्रेनिंग से लेकर मध्यस्थता जैसे सुधारों को अपनाने तक, हर कदम सीधे तौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन को बनाए रखने की बड़ी लड़ाई से जुड़ा है। बिल्कुल, उनका कार्यकाल बहुत करीब से देखा जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एक लाइव केस स्टडी होगी कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाता है। हाँ, ये कार्यकाल सिर्फ न्यायपालिका का भविष्य ही तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि भारत की संस्थाएं सामाजिक और राजनीतिक दबावों के सामने कितनी मजबूती से खड़ी रह सकती हैं। और हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। हमने अनुच्छेद 142 की बात की, जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब न्यायपालिका खुद 5.3 करोड़ मामलों के बोझ, जजों की कमी और व्यवस्था की धीमी गति जैसी चुनौतियों से जूझ रही हो, तो पूर्ण न्याय की ये अवधारणा, जो कानून की किताब से भी परे है, एक आम नागरिक के लिए वास्तव में क्या मायने रखती है। इस पर सोचिएगा। अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। इस महत्वपूर्ण चर्चा को दूसरों के साथ साझा करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।